Hello guys, welcome back. Myself Adhikari, and today we have already started P block elements and we have discussed the few trends. Now we are going to start physical and chemical properties. These are very important one because in your examination the question has been asked many times from physical and chemical properties of nitrogen. ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा कि पी ब्लॉक में जो सबसे भयानक डर लगता है बच्चों को, क्या लगता है सर रिएक्शन कैसे याद करेंगे, इतनी सारी रिएक्शन रटेंगे नहीं, हम लोग आराम से समझेंगे। और बेटा रिएक्शन की जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओगे रिएक्शन और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो नाइट्रोजन का ग्रुप, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निकोजन्स कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली होती है ना बेटा। अब इस ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो जनरली पॉली एटॉमिक होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा, जैसे N2 है ना, P2 मतलब एक से ज्यादा सिंगल एलिमेंट, जैसे कि Ne हो गया, वो मोनो एटॉमिक हो गया है ना, N2 डायटॉमिक हो गया, तो ये पॉली एटॉमिक मिलते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म से मिलते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो जो डाई नाइट्रोजन होता है, यानी कि N2, ये इस मेंबर का गैस होता है। बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक पॉइंट ये होता है बेटा। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो हमें ये बात तो पता है ना कि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ये तो हमने देख लिया। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये दोनों ऊपर के नॉन मेटल है, ऊपर वाले ये दोनों कैसे हैं बेटा, नॉन मेटल हैं। ये वाले आर्सेनिक और एंटीमनी कौन से हैं, मेटेलॉइड्स, यानी कि जो नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे। और बात करें बिस्मथ की तो बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। तो ऊपर से नीचे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं जनाब कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रहा है ना, यह तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो बेटा हमें मेजर फैक्टर रोल प्ले करेगी वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखो बेटा, ट्रेंड्स ऊपर से नीचे रटने में कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान रट लेता है, लेकिन भूलना भी कोई बड़ी बात नहीं है फिर, है ना। रट लो एक बार फिर भूल जाओगे, इसलिए रटना नहीं। हम लोग समझेंगे हर किसी चीज के पीछे का स्पेसिफिक कॉज की ऐसा होता है तो क्यों होता है। स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर ऑन मूविंग अप टू डाउन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का कारण क्या है बेटा, देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट का मास बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। यही कारण है क्योंकि मास इंक्रीज बढ़ जाता है, यानी कि मास इंक्रीज जाता है और इसी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है सब्सटेंस का, एलिमेंट का। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझना, नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ के केस में यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बिल्कुल बताया जाएगा। देखो रटना तो कोई बड़ी बात नहीं थी ना कि एम से एस तक इंक्रीज पे डिक्रीज, लेकिन भूल जाएंगे इतने सारे ग्रुप में इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारा सब कुछ, कहां तक आ जाएगा। हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे बेटा, ऐसे समझो। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कि भाई जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास एलिमेंट है, उनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, या इन अट्रैक्शन को हटाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे थे तो बेटा क्या था कि न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपने पास खींच रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी हमें काफी ज्यादा लगानी पड़ रही थी, तो कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज कर रहा था आर्सेनिक तक। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में आते ही ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियस खींच नहीं पाए। तो बेटा आप कहना यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ सबशेल, इंट्रोडक्शन ऑफ डी और एफ सबशेल। अच्छा सर इससे क्या होगा बेटा, देखो मैंने जब आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था
तब मैंने आपको बताया था कि डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो सपोज कीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, यहां तक तो कहानी मस्त चल रही थी, लेकिन जैसे ही डी और एफ आया उसके बाद आउटर इलेक्ट्रॉन आ गए मान लो, तो जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके बाद इस पी से ये वाला न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाते हैं हमारे पास डी और एफ, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना इसका। तो बेटा इलेक्ट्रॉन खींच आसानी से नहीं पाता है न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट? पक्का आगे चल सकते हैं हम लोग। डस्टर साहब तो हमारे मिल नहीं रहे, कैमरामैन से डस्टर मिलेगा क्या? डस्टर साहब, कैमरामैन साहब पीछे बैठे रहते हैं। तो ये हमारे पास है। अब बेटा ये हमारे पास जब आ गया, इसके आगे हम लोग चलते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कौन से? फैशन वाला नहीं, वो रिलायंस ट्रेंड्स नहीं, वो वाला नहीं है, वो तो यार सबको पता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स में चलते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पक्का। अब देखो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आप लोग ऑक्सीडेशन तो पढ़ ही चुके हो ना, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको और थोड़ा सा और आइडिया लग गया होगा। बाकी तो 11th का टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, है ना। नहीं सर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझा देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का बस। हाँ ये हमारे पास बेटा ग्रुप 15 है, इसे लिख दिया करेंगे हमेशा ना, रहेगा इसी से रहेंगे। अब देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? NH2 NP3 था, तो P3 तो मैं कह सकता हूं कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। इससे पहले वाले पेनअल्टीमेट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। पेनअल्टीमेट शेल कौन सा होता है बेटा? आउटर मोस्ट से एक अंदर वाला, आउटर मोस्ट से एक अंदर वाला, है ना। तो केमिकल ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो बेटा ऐसा समझो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है लास्ट में? NH2 NP3। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना सेकंड, क्योंकि ये N सेम रहता है ना इसके लिए, NH2 और NP3, तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गए, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 2 वाले में, ठीक है। अब बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, यानी कि मैजिक नंबर से पहुंचना है। मैजिक नंबर तो क्लास 9 तक पढ़ाते थे यार, 2 और 10 ये सब मैजिक नंबर होते हैं, है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा 3 दे देंगे तो भी तो एक 2 में पहुंच जाएंगे, मतलब स्टेबल कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएंगे, तो ये -3 के अलावा 3 दे भी सकते हैं। और इसके अलावा 5 दे दें, 5 दे दें तो भी और अच्छी स्टेट में पहुंच गए, +5 भी दिखा सकते हैं। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम -3 to +3 to +5, वेयर एज और भी एक्सेप्शंस आएंगे अभी हमारे पास, वह पहले इनको समझ लेते हैं। -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले समझ लेते हैं। देखो बेटा -3 क्यों हुआ ये बात आपको समझ में आ गई। 5 है इनके पास, 3 ले लेंगे, ग्रुप 15 है ना, तो 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब बेटा जब हमारे पास -3 की बात करते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। इसका सिंपल रीजन ये है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है ऊपर से नीचे, और वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते नीचे वाले एलिमेंट्स। मेटेलिक कैरेक्टर उनका वैसे ही ज्यादा होता है, इसलिए -3 वो अच्छे से शो नहीं कर पाते। इवन जो लास्ट मेंबर है DI, इसका कोई ही एलिमेंट -3 में जाना गया होगा अभी तक, है ही रेयर। तो DI -3 में तो कोई एलिमेंट शो ही नहीं कर रहा। समझ में आती है इतनी बात? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? -3 के बाद +3 में क्या होगा और +5 में क्या होगा? देखो बेटा +5 और +3 के दोनों ही केस में भी अभी थोड़ा सा फर्क आएगा। कैसे? +5 की बात करूं तो ऊपर से नीचे वही सेम ट्रेंड डिक्रीज होता है, और जो हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें बिस्मथ एक ही कंपाउंड आता है BiF5,
BiF5 ये हमारे पास ट्रेंड होता है इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज का वही BS ऊपर से नीचे डिक्रीज और बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स पेंटावेलेंट और ये क्या बना रहा है BiF5। इतनी चीजें समझ में आती है। BiF5 का डिक्रीज हो गया सर, +3 का क्या करें? आपने बताया -3 ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, +5 डिक्रीज करता है, +3 का क्या है? ध्यान रखना बेटा, +3 ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है सर ऐसा क्यों? बेटा इसके पीछे का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूं और बिल्कुल रीजन के साथ बता रहा हूं। यहां पर ही मैं रीजन के साथ ही बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो, लेकिन समझना आराम से, बहुत आराम से समझना बेटा। देखो +3 ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को देखते हैं। देखो बेटा हमारे पास ऊपर से नीचे +3 इंक्रीज होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग यहां तक आते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग इससे नीचे आ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ D और F सबशेल हो जाता है। D और F सबशेल हो जाता है। अब D और F सबशेल आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। एंटीमनी मैंने मटेरियल ले लिया तो इसका आपके पास आ जाएगा, ये कौन से पीरियड में आता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में आएगा। तो फिफ्थ पीरियड बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? NS2 NP3 क्योंकि 15 ग्रुप है। अब इससे पहले जो हमारे पास D आता है ना, इसमें तो D आएगा सिर्फ, तो इसमें आ जाएगा N-1 D10 और अगर F ब्लॉक आता तो हम लोग लिखते हैं N-2 F14। लेकिन अभी हम लोग अगर D को लेते हैं, सपोज करें कि इसमें तो D आएगा, इसमें तो D आएगा, तो देखो बेटा क्या होता है NS2 का मतलब 6S। अब देखो 6S सबसे आगे होगा, 6S सबसे आगे होगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूं SB का, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद D जनाब आएंगे, D कौन से आएंगे? 5D आएंगे। 5D में हमारे पास क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं पर ये पूरे ऐसे हैं, समझ जाना, डी है ना। अब इसके बाद हमारे पास P आएगा, इसके बाद हमारे पास P आएगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन है मान लिया। अब बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनते रहना, कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये तो आउटर मोस्ट में है, ये कर लेंगे, बट द इनकेपेबिलिटी ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d and f ऑर्बिटल बियॉन्ड देम इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाना, क्योंकि इसके पीछे D और F रहा होगा, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट आई होगी, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आई होगी, और ये जनाब बहुत ही अच्छे से न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। न्यूक्लियस कहेगा तुम इसका तो छोड़ो, मेरे पास ही आके रह लो। इसके पास इधर से बॉन्ड बनाने कोई विकल्प नहीं बचा, तो बेटा ये इधर ही चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा। अगर ये दोनों ना होते, अगर ये दोनों ना होते तो ये दोनों मिलके 3 + 2 5 बना लेते, 5 बना लेते, और 5 लूज करके ऑक्सीजन, ये कहते कि हमें तुझसे क्या मतलब, हम ऐसा भी, न्यूक्लियस तो खींचेगा ही ना, न्यूक्लियस तब भी खींचता। अगर सपोज करो ये ना होते और ये होते कि 3 ये वाले है ना, तो न्यूक्लियस अब भी खींच रहा है, पर ये दोनों मिलके बात कर लेंगे और कह देंगे भाई हमें तुझसे क्या मतलब, हम तो यहां से भी छूट जाते हैं, यहां से छूट जाते हैं, सब लॉस कर देते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं, तू अपना मजे करते। ऑक्सीडेशन से +5 आ गई ना, तो +5 तो स्टेबल है ना, लेकिन ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब +3 की बात कर रहे हैं, तो +3 के केस में हमारे पास P पीछे आ गया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या आ गए, P और D ऑर्बिटल, सॉरी D और F ऑर्बिटल आ गया। अब D और F की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है S का बेचारा इसके पास जाने के लिए विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, और P इलेक्ट्रॉन बेचारे क्या रहेंगे, सिर्फ 3 रह जाएंगे, क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो ये कुछ करेंगे नहीं, मजबूरन इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन तो देने ही पड़ेंगे। और +3 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले बेचारे अंदर, अब ये कहेंगे यार अब हम क्या करें, 3 क्या करेंगे, हम ये भी दे देते हैं,
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 क्यों है समझ गए, क्योंकि s के 2 अंदर यहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड। समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट? इससे सिंपल तरीके से यार अब आप देख लेना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाने। अच्छा, इनर्टी क्यों बोला जाता है, इनर्ट पेयर क्यों? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप लूज कर दोगे तो इनर्ट कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर 2 और 5 लूज कर दोगे, 3 और 2 5 किसी भी एलिमेंट, तो आप इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में कर दोगे किसी भी एलिमेंट के साथ। इसके प्लस इसके लूज कर देंगे तो इनर्ट पेयर पहुंच जाते हैं, पर नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इतना समझ में आ गया। तो +3 इलेक्ट्रॉन्स कौन ज्यादा दिखाएगा? जिसमें डी और एफ होंगे, और डी और एफ किसमें होते हैं बेटा? एसबी और बीएल। तो आप लिख सकते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का समझ में आनी चाहिए। देखो कोई भी चीज हो हमारे पास वैलिड रीजन के साथ होना चाहिए, रटना नहीं हम लोगों ने कुछ, रटेंगे तो कल भूल जाएंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो भूलेंगे लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, इसकी वजह से बेटा क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, कुछ ट्रेंड से फर्क पड़ेगा। कौन कौन से ट्रेंड से फर्क पड़ता है ये देखते हैं। देखो नाइट्रोजन की बात करूं तो बेटा नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन साहब का जो एलिमेंट है वो तो +1 +2 +4 भी दिखाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो दिखाता है। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं फास्फोरस साहब की, इसी मेंबर के। तो फास्फोरस साहब +1 +4 दिखा देते हैं, बाकी मेंबर लगभग +3 में रहते हैं। और ये एक चीज याद रखना कि लोअर हमेशा जब भी नीचे जाओगे, हमेशा जब भी नीचे जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि प्लस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, तो याद रखना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं, सपोज कीजिए ग्रुप 13 था, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 था, 16 है ना, सबके फटाफट ले लेता हूं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे पास होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, है ना, स्ट्रोंशियम और लेड। अब इसका है टिन और लेड, माफ कीजिए, NPASSBBl, है ना। अब इसमें क्या है OSACTITO, ये है। और इधर क्या है 17 ग्रुप में FClBrIAT। छोड़ो ना, मेरे को जो समझाना है वो देखो। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4। इतनी बात समझ में आती है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे 13 ग्रुप में तो +3 हो सकती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी, लेकिन S तो सब में होंगे ना, S इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे, तो इसलिए लोअर वाले एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाएंगे? +1 स्टेबल दिखाएंगे। तो इसीलिए जो थैलियम होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छा दिखाता है। सिमिलरली ये 14 ग्रुप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बेचारे परेशान हो रहे होंगे, और जिसकी वजह से ये ऊपर से नीचे हमारे पास +4 अच्छा दिखाना चाहिए था, लेकिन +4 अच्छा दिखाते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स कौन सा अच्छा दिखाएंगे? -+2। इनका तो आपको रीजन बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब इनका ही वही रीजन है कि जो हमारे पास 6 के 6 दे देते, लेकिन नीचे वाले S बेचारे अंदर आ जाएंगे D और F आने की वजह से, तो इसका कितना हो जाएगा? +4 अच्छा दिखाएगा। सिमिलरली +5। तो याद रखना नीचे वाले जो एलिमेंट है, नीचे वाले जो एलिमेंट है इनका होता है N-2 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है नीचे वाले दो की, वो होती है N-2। और ये जो N होता है ये आते हैं आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2। फॉर एग्जांपल 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो हमारे पास 6 - 2, तो लोअर इसकी 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछेगा तो द इनकैपेबिलिटी ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D and F ऑर्बिटल। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे पहुंचना है फटाफट से कि भाई फास्फोरस था, ये सब था, ये सब था, है ना। अब देखो, जब ऐसी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट। अब जब डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं तो क्या होता है बेटा? यानी कि इस समय वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखा देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूं मैं HNO2 का, 3HNO2। ये जब टूटेगा, ये जब टूटेगा तो बेटा HNO3, ये देखो ना, HNO2 क्या होता है? नाइट्रस एसिड। ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जब टूटेगा
तो हमारे पास H2 और 2 मॉलिक्यूल NO के बैलेंस रिएक्शन, 3 नाइट्रोजन इधर 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर 1 और 2 3 हाइड्रोजन, O6 इधर 3 और 4 और 2 6, ठीक है, पूरी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब इस रिएक्शन देखो ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जहां पे सेम एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शो कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल HNO2 में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए एन का, तो आप पाएंगे O2 -4, इसको लेना है तो ले लो 3 प्लस का प्लस 3x, जिसका नहीं पता उसको हम लोग x मान लिया, -3 इंटू -2, इसकी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, -2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा ना, समझ रहे हो ना कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, 2 2 4, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन -12 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज -2, तो 2 इंटू 2 -4 आ गया, -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आ गया। अच्छा, इसके कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0 कर दीजिए, फटाफट से निकाल दो x की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू -9, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 स्टेट में है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो क्या जाता है, x1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ना, +3 से 5 आ रहा है, यानी कि इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि HNO3 इसमें तो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो, इसका मान लेंगे 2x, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, 2x -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, 1 इंटू -2 इंटू 2, ठीक है ना, तो एक ऑक्सीजन है, एक पे चार्ज -2, तो कितना आ गया, -2, तो हमारे पास अभी रुकिए -4 होगा, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर देखो ना बेटा, 3 से 2 पे आना है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाता है। बात करते हैं फास्फोरस की। जब फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, जब ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाता है, तो बेटा फास्फोरस ज्यादा वेरिएशन दिखाता, वो +5 से +3 के बीच में रहना पसंद करता है ना। जब उसके इन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं, टूटते हैं, तो +5 से +3 में टूटते हैं। और बात करते हैं इनकी ASSBBI, तो ये ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे जहां पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए, +3 आ जाए, समझ गए। रिएक्शन होने के बाद वो उस फॉर्म में पहुंचना चाहेंगे जहां पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाए। तो ये टॉपिक हमारे पास रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज का। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। आई होप द लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।